हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका एचटेट पीआरटी के पिछले 5 साल के पेपर हुए थे, उसमें जो आपका जनरल मैथ आता है 10 नंबर का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे पिछले 5 साल का। एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने अपना एक लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पीजीटी में जर्नल सेक्शन आया हुआ है मैथ का, वही सेम पीआरटी में आया हुआ है। ये मेरी तरफ से गलती हो गई थी, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया। वो मैंने गलती से उन दोनों पेपर को सेम देख लिया था पीजीटी में ही, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं था। एक्चुअल में पीआरटी में अलग 10 नंबर का मैथ आया हुआ है और आपका पीजीटी में अलग। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एंड से गलती हो गई है और मैंने स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा था। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी लेके आने की कोशिश की है कि आप इस भ्रम में ना रह जाएं कि सर ने ये बताया था। वो मेरे एंड से गलती हो गई है। आपका जो जर्नल मैथ आता है 10 नंबर का, पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, उसमें से मैं पीजीटी के पिछले 5 साल का पेपर पढ़ा चुका हूँ, 10 नंबर वाला मैथ टीजीटी का पढ़ा चुका हूँ। ये अब मैं पीआरटी का पढ़ा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, अगर इससे पहले वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं आपने, तो उनको जरूर देख ले। जो सिर्फ 10 नंबर के मैथ की तैयारी कर रहा है, वो इन 3 वीडियो से अपनी तैयारी कर सकता है। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लिख रखा है कि जर्नल मैथ फॉर एचटेट, हर लेवल के लिए। उस प्लेलिस्ट को अगर आप जाकर देख लोगे तो 10 के 10 नंबर आपके मैथ में आप अचीव कर सकते हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी की तैयारी नहीं हुई है अभी तक, और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी आपको कंसाइज मिल जाए, एक जगह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बना रखी हैं जो 99 रुपीज में है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो उसकी पीडीएफ, तो आप इस व्हाट्सएप पे नंबर पर मैसेज करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने 15 प्रैक्टिस सेट डिजाइन कर रखे हैं, ये अनसोल्ड हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो 150 में आप इसी व्हाट्सएप नंबर से इनको भी परचेज कर सकते हो। दोनों आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल सकते हैं। इसके बाद मैं पहले पेपर से शुरू कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करें। और दूसरा एक चीज बता दूं आपको, एचटेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, खासकर आपके जर्नल और कॉमन पेपर के। तो ऐसे में जरूरी है कि पिछले 5 साल के पेपर अगर आप लगा लेते हो ना, तो 1-2 क्वेश्चन तो सेम ही रिपीट हो जाता है 5 साल के। तो इसका मतलब ये 5 के 5 साल के अगर आप पेपर लगाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और 8 से 10 नंबर तो आप ऐसे ही ले जाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करोगे। क्वेश्चन सारे इजी हैं, वन लाइनर हैं, आप 30 से 40 सेकंड में निकाल सकते हो। मैं उसका पूरा डिटेल मेथड बताऊंगा आपको कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली निकाल सको। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,000 रुपए उधार लेता है, उसके द्वारा कितना साधारण ब्याज दिया जाएगा। क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। इसके बारे में एक ही बात आपको पता होनी चाहिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर ब्याज पर 8,000 रुपए दिए गए हैं तो ये आपका मूलधन है। समय आपका 3 वर्ष है और जो आपकी दर है वो 15% पर एनम वार्षिक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, साधारण ब्याज में बस सबसे बड़ी की आपकी दर ही होती है। अगर दर आपकी 15% है तो इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज इस मूलधन का 15% रहने वाला है। अगर आपसे 1 वर्ष का ब्याज पूछा जाता तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है साधारण ब्याज में। वो 8,000 का 15% 1 वर्ष का ब्याज हुआ। और मैंने बताया आपको साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर 3 वर्ष का निकालना है ना, तो बस इनको आपस में गुणा कर दो और वो हो गया 45%। तो इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज 45% रहने वाला है, किसका? मूलधन का। बस 8,000 का 45% आपका साधारण ब्याज रहेगा। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। बस इसको हल करो, इस परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100 कर लिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी है, जीरो एज इट इज। 8 5 40, 4, 8 4 32 और 4 36। तो 3600 रुपए आपको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट के अंदर है 19,683 और बराबर है 3 गुणा में क्वेश्चन मार्क। तो आपसे कुछ है देन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपने इसका क्यूब रूट ही हल करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। पहले उस नंबर को लिखिए जिसका आपने क्यूब रूट निकालना है, पीछे से 3 नंबर का एक जोड़ा बनाइए, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का एक जोड़ा बना लिया मैंने, आगे जितने नंबर बच गए हैं उनको
एक तरफ रख लीजिए, एक जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर भी रह सकते हैं, 1 भी, 3 भी, 4 भी, आगे कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन पीछे से 3 नंबर का एक जोड़ा बनाना है। और आपको 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो 1 रहेगा, 2 का क्यूब करते हो तो 8 रहेगा, 3 का क्यूब करते हो तो 27 रहेगा, 4 का क्यूब करते हो, सॉरी 4 का क्यूब करते हो तो 64 रहेगा, 5 का क्यूब करते हो तो आपका 125 रहेगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216 रहेगा, और 7 का क्यूब करोगे तो आपका 343 रहेगा, 8 का क्यूब करोगे तो 512, और आपका 9 का क्यूब 729। ये इतने क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब आप यहाँ एक बात नोट करोगे, आप देखोगे कि किस अंक का क्यूब करने से लास्ट में 9 आता है। देखो 9 का क्यूब करने से आखिर में 9 आता है, और किसी भी डिजिट का अगर मैं क्यूब करूं तो लास्ट में 9 नहीं आएगा। इट मीन्स अगर ये 9 आया है ना, तो 9 का क्यूब करने की वजह से ये आया है, तो इसका मतलब इस पेयर से आपका एक अंक आ गया है 9। ठीक है, आपका इसमें एक पेयर से तो 9 आ गया। अब जो अगला पेयर है ना, एक डिजिट यहां से आएगा। अब आपने देखना है ये किसके क्यूब के पास है। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, और 3 का क्यूब तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये 19 जो है ना, वो 2 के क्यूब के नजदीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी भाई, वो गलती ये होगी है कि यहाँ पर 3 था, मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा आपका 3। अब इससे क्या चेंज हो जाएगा, अब आपने ये देखना है कि मैं किस वैल्यू का क्यूब करूं और लास्ट में 3 आ जाए। 7 का क्यूब करने से 3 आता है, तो अब यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, 7 रहेगा। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, शायद छोटी सी गलती होगी है। अगर आपने इसका क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे। आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर 3 आया हुआ है। देखो किसका क्यूब करने से 3 आ रहा है, 7 का क्यूब करने से 3 आ रहा है, तो इस पेयर से आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद जो अगला पेयर है उस देखना है वो किसके क्यूब के पास है, वो 2 के क्यूब के पास है, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 2। इट मीन्स इसका क्यूब रूट 27 आ गया है, तो मैं इसकी जगह 27 लिख सकता हूं, बराबर है 3 गुणा में क्वेश्चन मार्क। 3 से इसको काट दिया, 9 आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गया, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लंबाई है, उसकी लेंथ है ना, उसकी ब्रेड्थ का 3 टाइम है, 3 गुना है। अगर ब्रेड्थ को मैं x मान लेता हूं, चौड़ाई को x मान लेता हूं, तो लंबाई उसका 3 गुना है। इट मीन्स 3x है। ये क्वेश्चन में बोला गया था। फिर आगे बोला गया है, यदि आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर हो, आयत का क्षेत्रफल है 147 वर्ग मीटर, तो आयत का, आपका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, वो निकलता है लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया आपको 147 दे रखा है, लेंथ आपकी 3x है, ब्रेड्थ x है। 3 से इसको काट दिया, 3 चौके 12, 3 नीम 27, x गुणा में x की पावर 2, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, और x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो x आ जाएगा। ऐसे इस x की वैल्यू आ गई 7, तो 7 गुणा में 3, 21 तो लंबाई है, और 7 एकम 7, 7 चौड़ाई है। अब देखते हैं क्या निकालना है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इस आयत का, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं का जोड़। इसकी लंबाई, अगर आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो परिमाप कुछ नहीं है, बस इसकी सारी भुजाओं का जोड़ है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 21 21 42, 7 और 7 14, तो 42 और 14 56 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर रहने वाला है। ये मीटर में था भाई, सॉरी मीटर, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है। ये लो, अगला क्वेश्चन है, अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब, एक अमित ने है ना 175 मार्क्स अचीव किए और वो 35 मार्क्स से फेल हो गया। और फिर आगे बोला गया, यदि परीक्षा का उत्तीर्ण परसेंट अगर 5% 35% हो, तो मैक्सिमम मार्क्स बताइए, परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए कितने होंगे। पहले एक बात ध्यान देने वाली है, उसने है ना 175 अंक लिए थे और वो 35 अंकों से फेल हो गया था। अगर मैं इसमें 35 जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। ये हो गया आपके 210 अंक। तो मुझे ये पता चल गया कि पास होने के लिए कम से कम 200 अंक चाहिए,
210 अंक चाहिए। और ये कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये प्रतिशत में दे रखा है 35%। मुझे पता चला अंक तो है 210 पास होने के लिए, और परसेंटेज बता रखा है 35 कि 35% से पास हो जाएगा। इसका मतलब ये आपस में बराबर है। तो 35% की वैल्यू है 210। अब आपने क्या करना है, आपने 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% ही आपके टोटल मार्क्स होते हैं और 35% से बंदा पास हो रहा है। तो आप क्या करो, 7 से काट दो इसको। यहाँ आ गया 5%, 7 से काटने पर ये आ गया 30 अंक। 5% 30 अंकों के बराबर है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपका 600 अंक। और इधर आ गया 100%। 100% अंक जो है वो 600 है। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 600 है। चलिए आगे चलते हैं। पीआरटी में मैथ बहुत इजी आता है, 40 नंबर लेना बहुत आसान है। मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल एचटेट पीआरटी मैथ, जिसमें मैंने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ा रखे हैं, वो 30-30 नंबर वाले। ये मैं जर्नल पेपर पढ़ा रहा हूँ, और उसके साथ उसमें 3 मैंने मैराथन डाल रखी हैं। अगर आप एटलीस्ट उनको भी देख लोगे तो भी अच्छे खासे नंबर आप पीआरटी में अचीव कर सकते हो। यदि भिन्न के अंश को 200% की वृद्धि होती है और हर में 350% की वृद्धि होती है, तो नई भिन्न 5/12 है, तो मूल भिन्न क्या थी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपकी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर को इतना परसेंट बढ़ा दिया है, डिनोमिनेटर को इतना परसेंट बढ़ा दिया है, तो आपको नई फ्रैक्शन बता दी है। ऐसे में अगर आपने वो पुरानी फ्रैक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को मान लो। वो मैंने मान ली x डिवाइड बाई वाई। एक फ्रैक्शन थी x डिवाइड बाई वाई। अब अंश न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दिया, तो मेरा अंश है x, इसको 200% बढ़ा दिया। वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर उसको 200% बढ़ा दिया तो वो आपकी 300% होगी है। कहने का मतलब गुणा में 300%। फिर आगे हर को, डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दिया है, वो अपने आप में पहले 100% था, अगर 350% बढ़ा दिया तो इसका मतलब वो 450% हो गया है। अब ऐसा करने से जो नई भिन्न बन गई है ना, वो 5/12 बन गई है। बस अब आप इसको हल कर दो, x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 चौके 12, ये दो इधर आ गया, x डिवाइड बाई वाई बराबर आ गया 5/8, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 30 घंटे में 690 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार ने दूरी तय की है 690 किलोमीटर की, और टाइम लिया है 30 घंटे। तो बस इनको आपस में काटो, 23 या 69, तो कार की चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 74 है, तो सी और ई का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान देंगे, अगर आपकी संख्याएं लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, क्रमागत हैं, या फिर एपी में हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो उन संख्याओं में आपका एवरेज औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। ये बात आप नोट कर लें। अगर 5 संख्याएं ए बी सी डी ई क्रमागत हैं, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, लगातार सम संख्याओं का मतलब ये है इन सभी के बीच 2-2 का अंतर है। अगर सभी के बीच 2-2 का अंतर है, इसका मतलब ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ऐसे में बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होता है। और इसने बताया कि इन 5 संख्याओं का एवरेज 74 है, इसका मतलब सी की वैल्यू 74 है। क्या बात आपको समझ आई। अगर आपकी लगातार संख्याएं हैं, वो इवन हो, ओड हो, या प्राकृत संख्याएं हो, तो वो आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होती हैं, एपी में होती हैं, और उनमें एवरेज बीच वाली संख्या होती है। अगर इन पांचों की एवरेज 74 है, तो इसका मतलब वो बीच वाली संख्या है। ऐसे में आप सारी संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो लगातार सम संख्या है। इससे आगे सम संख्या आएगी 76, इससे आगे आएगी 78, इससे पहले आएगी 72, और इससे पहले आएगी 70। हमने पांचों संख्याएं निकाल दी। अब देखो आपसे क्या पूछा है, सी और ई का गुणनफल पूछा है। सी है 74 और ई है 78, बस इनकी गुणा कर दो, 8 4 32, तो लास्ट में 2 रहने वाला है, और 2 का एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक आप एग्जाम में यूज कर सकते हो,
इसको पूरा गुणा करके एक प्रॉपर टाइम लगने वाला है। पहले मैंने 8 चौका 32 इकाई के अंक की गुणा कर ली। अगर ऐसे में इकाई का अंक दो एक ही ऑप्शन में है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। फिर आगे बोला गया है उनकी आय का अनुपात 11:5 है। एक फादर है और एक सन है, उनकी एज का रेशियो है 11:5। ठीक है, अगर मैं यहां से उसका एवरेज निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि फादर की एज है 11 यूनिट और सन की एज है 5 यूनिट। तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकलता है सम अपॉन एन। कहने का मतलब जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो और वो जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। अगर इनका एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ा 16 और ये दो संख्याएं हैं, 2 से भाग कर दिया तो 8 यूनिट आपका एवरेज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो बताया गया था कि इनका एवरेज 40 वर्ष है, तो मैं लिखूंगा कि मेरी 8 यूनिट जो है ना वो 40 वर्ष के बराबर है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो जैसे यूनिट कम होंगे उधर जाके भाग हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो 1 यूनिट आपकी 5 वर्ष के बराबर आ गई है। आपसे पूछा है कि पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही यूनिट बढ़ती हैं ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 5 25 वर्ष पुत्र की उम्र है और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए कैंटीन रिक्वायर्स 56 kg राइस फॉर 7 days। कोई कैंटीन है, उस कैंटीन में हर हफ्ते 56 किलो चावल लगते हैं। हर हफ्ते का मतलब हर 7 दिन के लिए कम से कम आपको 56 किलो चावल चाहिए। तो अगर मैं एक दिन की रिक्वायरमेंट निकाल लूं तो 56 डिवाइड बाई 7, 7 8 56, 8 kg। 8 kg चावल कैंटीन में हर रोज लगते हैं। फिर आगे बोला गया हाउ मैनी केजी ऑफ राइस विल बी रिक्वायर। कितने चावल की आवश्यकता होगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई टुगेदर। अप्रैल और मई दोनों महीनों के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी? एक अप्रैल और एक मई, दोनों महीनों के लिए कितने चावल चाहिए कैंटीन में? आपको पता है अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, तो हमें एक्चुअल में 61 दिन के लिए चावल चाहिए। और आपको पता है एक दिन में तो 8 किलो चावल लगते हैं, तो 61 दिन में कितने लगेंगे? 8 गुणा में 61, 8 6 48, 8 एकम 8, 488 केजी चावल लगेंगे और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, छोटी सी आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है और आपने लगानी है। वो बस आपकी समझ है। आप मैथ से एटलीस्ट पीआरटी के लेवल पे तो डरो मत, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर अभी तक सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियोस पर जो लाइक कमेंट आ रहे हैं और वो व्यूज आ रहे हैं वही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप ये चीजें जरूर कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुका हूं। अब ये कंफ्यूजन होता है कि इसको हम रीजनिंग का पार्ट माने या ये आपका मैथ का पार्ट है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस वेन डायग्राम को हल करते हैं, लेकिन वहां ये परसेंटेज में होता है, यहां पर ये क्वांटिटी में है डायरेक्टली। क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है, एक सोचने वाली बात है। 15 लोग हैं, उनमें से 3 कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो भाषा बोलने वाले लोग मेरे पास सिर्फ 12 ही हैं। अब और फिर ये बोल दिया कि 7 तो हिंदी बोलते हैं और 8 अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं। तो दो ग्रुप हैं, तो मैंने क्या किया, एक तो आपकी बना ली रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने मान लिया टोटल लोग कितने हैं, ये रेक्टेंगल है कुल समूह की और वो कुल है लोग 15। ठीक है, अब ये पहला सर्कल बना लिया मैंने जो हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले जो बंदे हैं वो है 7। ये जो दूसरा सर्कल है ये मैंने इंग्लिश के लिए बना लिया और इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं 8। ठीक है, साथ में ये बताया गया कि 3 लोग कोई भाषा नहीं बोलते, वो मैंने रख लिया यहां पर, ये कोई भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। ऐसे में आप एक बात समझे,
ये मैंने आपस में क्यों काटे हैं, ये इसलिए काटे हैं कि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, और वही आपसे पूछा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पढ़ते हैं। अब वो मुझे कैसे पता चला कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दोनों भाषा पढ़ते हैं, वो इसलिए पता चला कुल व्यक्ति थे 15, उनमें से 3 कोई भाषा नहीं बोलते, तो एक्चुअल में सिर्फ 12 ही लोग ऐसे हैं, उनमें से 12 में से कुछ हिंदी बोलते होंगे, कुछ इंग्लिश बोलते होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 7 हिंदी बोलते हैं, 8 इंग्लिश बोलते हैं, इनका जोड़ भी 15 हो रहा है। लेकिन मेरे पास तो भाषा बोलने वाले लोग 12 ही हैं। इट मीन्स अगर मैं 15 में से 12 घटाऊं ना, तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक बड़े जबरदस्त तरीके से हमने एक पेपर सोल्व किया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ये 2019 का पेपर था आपका पीआरटी का। अब हम करेंगे 2020 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9:67/121। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हम बाद में निकाल लेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आओ। इसका तरीका क्या होता है, इसको इसके साथ गुणा किया, 9 एकम 9, 12 निमा 108, 1089, फिर ऊपर वाला जोड़ते हैं 67 डिवाइड बाय 121, इनको ऐड करें अगर, ये हो गया आपका 1156 बटे में 121। अब इसका स्क्वायर रूट करना है। अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट करना होता है ना, तो न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से। आपको पता है कि 1156 जो है वो 34 का वर्ग है, तो इसका मतलब ऊपर तो आ गया है 34, और 121 11 का वर्ग है, तो नीचे आ गया 11, तो आपका आंसर आ गया है 34 बटे में 11, और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइड, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल का है। अलजेब्रा भी मैंने पहली क्लास पॉलिनोमियल की ही ली थी। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप भाग कर रहे हो ना, तो उसका पहले आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तब एक दूसरे को आप उनको भाग कर सकते हो। देखो ये इसमें से मैंने x की पावर 2 बार कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 44 x की पावर 2। अब अंदर क्या बचेगा, जैसे x की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 से इसको भाग कर दो, तो यहां पर बचेगा x की पावर 2, 4 थी ना, 2 बार आ गई। यहां पर बचेगा 5x, क्योंकि पावर x की 3 थी, 2 बार आ गई, -24। ये लीजिए, इसको डिवाइड करना है। चलो डिवाइड 1 मिनट के लिए बाद में करते हैं, पहले मैं बताता हूं कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। देखो इसको, इसके आगे फर्दर आप फैक्टर नहीं कर सकते, ये अपने सरलतम रूप में है, लेकिन ये अंदर आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, इसके आप फर्दर टुकड़े कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये फॉर्म है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। इसका रूल ये होता है कि आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करूं तो -24 आ जाए, जिनकी गुणा करूं, चलो वो mn बता देता हूं ना, जिनकी गुणा करूं तो -24 आ जाए, और जोड़ करूं तो -5 आ जाए। अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी गुणा करूं 24 आ जाए और जोड़ करूं तो -5 आ जाए। वो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि वो हो सकता है -8 और +3। देखो -8 और +3 को अगर मैं जोड़ूं तो -5 आ जाएगा। अगर इनको गुणा करूं -8 और गुणा में 3, तो 3 8 24। जब ऐसे परफेक्ट दो आपके पास दो टुकड़े हो जाते हैं, तब आपने क्या करना है, ये बार वाला तो एज इट इज, x के साथ लिखना है इनको, x -8 ये एक पेयर हो गया, x +3 अगला पेयर हो गया, बस और कुछ नहीं करना। ऐसा कब कर सकते हैं, जब यहां पर x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीपल ना हो रहा हो, सिर्फ एक ही हो रहा हो, ऐसा हम तभी कर सकते हैं। अगर यहां पर 2 गुना रखा होता 3 4, फिर हमारा सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा आपको। यहां पर अगर x स्क्वायर आपका सिंगल है, तो आपने क्या करना है, दो टुकड़े बनाने हैं और x के साथ वो लिख देने हैं। घटा का था तो घटा का लिख दिया, प्लस का था तो प्लस का लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 11x और x -8। देखो एक x से एक x कट गया, 11 चौक 44, और ये इससे कट गया, तो यहां पर बच गया आपका x 4x, और अंदर बच गया x प्लस में 3। शायद आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं था, पहले इसका फैक्टराइजेशन किया, ये इसमें अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया था, उसका तरीका ये है, बस अब तो सिर्फ डिवाइड करना है।
x की पावर 2 थी, एक x कट गया, एक x बच गया, 11 चौक 44, 4 बच गया, ये इससे एज इट इज कट गया, x प्लस 3 बच गया। इसको चेक कर लो कहां पर है, ये है आपका यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपको है ना रेट दे दिया जाता है, भाव दे दिया जाता है, सिर्फ आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती। क्वेश्चन में ये बता दिया कि यदि 11 मीटर का कपड़ा 100 रुपए में खरीदा जाता है, ये सिर्फ भाव बताया गया है कि अगर कोई 11 मीटर कपड़ा खरीदता है ना तो उसके लिए उसको 100 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और 110 रुपए में 10 मीटर की दर से बेचा जाता है। जब बेचने की बात आती है तो क्या करते हैं, तो 10 मीटर 110 रुपए का बेचा जाता है। तो आपसे पूछा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 100 रुपए में खरीदा था और 110 में बेचा है तो 10% का लाभ हो गया, और ऑप्शन में 10% मिल भी जाता है। यहाँ तो नहीं है लेकिन बाय चांस मिल भी जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपने एक बात ध्यान रखनी है, आप अपना लॉस और प्रॉफिट कब कैलकुलेट कर सकते हो, जब आप जितना सामान लेके आए थे उतना ही बेच दो, तभी तो पता चलेगा आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि खरीदा तो आपने 11 मीटर कपड़ा और बेच दिया 10 मीटर और उसके बाद आप लाभ कैलकुलेट कर लोगे। लाभ आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपने जितना सामान खरीदा था वो पूरा का पूरा बेच दिया। तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा हैक है, आपने इन दोनों को बराबर करना है। और बराबर करने का तरीका क्या होता है, इसको ऊपर उन दोनों के साथ गुणा कर दो और इसको नीचे दोनों के साथ गुणा कर दो, बस। अब ये हो गया 110 मीटर कपड़ा, कितने का खरीदा था, 1000 का खरीदा था। अब ये हो गया आपका 110 मीटर कपड़ा, कितने का बेचा था, 1210 का बेचा था। अब देखो, अब कपड़ा सेम हो गया है भाई, 110 मीटर खरीदा था, 110 मीटर बेच दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 110 मीटर तो नहीं बोल रखा, क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ भाव बता रखा है, क्वांटिटी नहीं बता रखी। बस आपने क्वांटिटी को बराबर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्वांटिटी कितना थी। अब मैंने क्या किया, देखा कि मैंने 110 मीटर कपड़ा 1000 का खरीदा था और 1210 का बेच दिया, इट मीन्स मुझे 210 रुपए का लाभ हो गया है। लेकिन क्या मैंने लाभ रुपीज में निकालना है, मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और मल्टीपल 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी और आपका लाभ आ गया है 21%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की राशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, और साथ में एक चीज और बता दी है आपको कि जो आपका ब्याज है ना वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। वट टोटल अमाउंट इज टू बी पेड, कितना पूरा धन देना पड़ेगा ऑन ए सम ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 के बदले 12,000 रुपए लिए थे, लेकिन वो 1.5 वर्ष के लिए थे 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो कितना पैसा देना पड़ेगा। और साथ में ये भी बताया आपको कि कंपाउंड हाफ ईयरली, कि आपका जो ब्याज है ना वो आधे वर्ष में जितना होता है ना उसके बाद मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि कितने समय के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं कंपाउंडेड। हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, आपका क्वार्टरली हो सकता है। अब आपने ध्यान रखना है वो जितने समय में मूलधन में जुड़ रहा है ना, तो आपने दर और समय दोनों उस यूनिट में बढ़ाने हैं, बस यही इसमें एक छोटी सी की है। सबसे पहले ब्याज पे कितने पैसे दिए थे, ब्याज पे पैसे दिए थे आपके 12,000 रुपए, ठीक है। अब फिर आगे दर क्या थी, उस पर दर थी आपकी 10% वार्षिक, वार्षिक थी दर। समय कितना था, समय था 1/1/2 वर्ष। अब लास्ट में अगर क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हल कर देंगे हम तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में बोल दिया कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब आपने दर को भी अर्धवार्षिक रूप में बढ़ाना पड़ेगा और समय को भी अर्धवार्षिक रूप में बढ़ाना पड़ेगा। ये दर आपकी वार्षिक है, अर्धवार्षिक कैसे बनाऊं, 2 से भाग कर देता हूं, इसको मैंने 2 से भाग कर दिया और ये हो गया 5% हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली होगी है। अब एक तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में एक तरीका होता है, आपने जितने से यहां भाग किया है ना उतने से गुणा कर दो नीचे वाले को, तो ये भी हाफ ईयर में हो जाएगा। एक ये बिल्कुल सिंपल याद करने वाला तरीका है,
आपने दर को जितने से भाग किया है ना, समय को उतने से गुणा कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो, 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं? एक वर्ष में 2 6 महीने होते हैं, तो 1.5 वर्ष में 3 6 महीने हो गए हैं। तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर हो गए हैं आपके। आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर आप इसकी फ्रैक्शन बना के इसको 2 के साथ गुणा करोगे तो भी 3 हाफ ईयर आएगा। अब आपने ये नहीं यूज करने हैं, ये यूज करने हैं। अब आपने क्या निकालना है? आपने मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हम निकालेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है? जो आपकी दर है उसकी फ्रैक्शन बनाओ। ये हो गया आपका 1/20। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपकी फ्रैक्शन बढ़ जाती है ना, तो उसमें नीचे वाला हिस्सा तो आपका प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी को 20 यूनिट पैसा दूं तो उसने ब्याज के रूप में मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा या 1 यूनिट देना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर जोड़ दूं तो वो मुझे 21 रुपये लौटाएगा। अगर मैं किसी को 20 यूनिट पैसे दूंगा तो मुझे वो 1 वर्ष के बाद 21 यूनिट देगा, 1 रुपया ब्याज के रूप में देगा। अब ये रेशो है आपका 1 वर्ष का या फिर 1 हाफ ईयर का। यहाँ फिलहाल ये 1 हाफ ईयर का है। तो आपने देखना है कि समय में आपके पास कितने हाफ ईयर है? 3 है, तो इसको 3 बार लिख देंगे। ये रेशो किस चीज का था? ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। अब इनको गुणा कर दो। ये हो गया आपका 8,000, ये है आपका 9261। अब ये हमारा अंजम्पशन है। मैंने खुद ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाकर, ये रेशो मेरी अंजम्पशन है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होती है, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। आपने देखना है मूलधन मुझे 12,000 दे रखा था, लेकिन यहाँ आया 8,000 यूनिट। इसका उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। मैं लिखूंगा कि मेरे 8,000 यूनिट जो है ना, वो क्वेश्चन के 12,000 रुपए के बराबर है। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 3 12, 4 दूनी 8। 1 यूनिट जो है ना वो 1.5 रुपए के बराबर आ गई है। आपने निकालना था कि कुल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। कुल पैसा चुकाना पड़ेगा 9261 यूनिट। तो 9261 यूनिट का मान निकाल देंगे और वो हो जाएगा 3/2 गुणा में 9261। इसको हल कर लो। ऊपर गुणा किया, 3 एकम 3, 3 छिकी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 3 27। 27,783 को 2 से भाग कर दो। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 13,891 रुपए 50 पैसे। 13,891 रुपए 50 पैसे। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं, बस ये हाफ ईयर वाला ही फंडा था, बाकी रेशियो मेथड से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक इमारत में 24 बेलनाकार स्तंभ हैं। आपके सिलेंडर हैं, सिलेंड्रिकल आपके स्तंभ बने हुए हैं, ठीक है, पिलर बने हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझो, आप कभी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो और आपने उसकी पार्किंग देखी हो, तो वो पूरी खाली होती है, सिर्फ छत होती है और उसमें पिलर बने होते हैं नीचे। वो पिलर 24 हैं और उनके ऊपर पेंट करने का जो खर्च है ना, वो 25 रुपए प्रति मीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल खर्च कितना आएगा। पहले तो मैंने एक पिलर बनाया आपके लिए, ये लीजिए। पिलर जो है आपका वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या बताया गया है? इसकी त्रिज्या जो है ना वो 28 सेंटीमीटर है। अब मुझे पता है जो रंगने का खर्च है ना वो प्रति मीटर में है, तो मैंने इसको मीटर में बना दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मीटर में। ये आ गई इसकी पिलर की त्रिज्या। एक इसकी ऊंचाई बता रखी है, वो बता रखी है 4 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है। अब बताया गया है कि इसके सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया को रंगा गया है, ये होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया, ये गोल गोल वाला। भाई सिर्फ वही सही तो रंगा जाएगा ना। तो आपने पहले क्या करना है, जितना एक पिलर का हिस्सा रंगा जाना है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लो। मैं निकाल रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? 2πr/h। मैं इंसुलेशन में पूरी डिटेल से पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आपका एक पिलर का क्षेत्रफल निकलेगा जिसको रंगा जाना है। लेकिन पिलर एक तो नहीं है, पिलर है आपके 24।
तो कुल इतना क्षेत्रफल आपका रंगा जाना है, ये इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगा जाना है, और 1 वर्ग मीटर का खर्च है 25 रुपए। तो अगर मैं इसको 25 से भी गुणा कर दूं तो मेरा कुल खर्च आ जाएगा। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। ये है 2, पाई का मान होता है 22/7, आपकी त्रिज्या है 28/100, आपकी ऊंचाई है 4, इसको गुणा करना है 24 से और 25 से। देखो पहले 25 चौका 100, 7 4 28, अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 24, इधर 11 बच गया, 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, इनको इससे गुणा किया 4, 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12, 4224 रुपए का खर्च आएगा आपका, और ये आपका आंसर है। समझ आया होगा, आसानी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का 1/4 भाग 7 से 3 अधिक है। कोई एक संख्या है, इसका 1/4 7 से 3 अधिक है, बस हल कर दीजिए इसको। ये आ जाएगा x/4 बराबर है 10, ये उधर जाके गुणा हो गया, वो संख्या है आपकी 40। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में जो लिखा था एज इट इज हमने इक्वेशन बनाई और बस x का मान निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एग्जामिनर का पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका कि एक आयताकार पार्क है या खेत है, उस पर आपकी 2 रेक्टेंगुलर 90 डिग्री पर काटने वाली 2 सड़क बनाई गई है। कई बार उनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, कई बार उन पे टाइल बिछाने का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया गया है 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 चकोर मार्ग हैं, वही बता दिया मैंने। 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के केंद्र से होकर समकोण पर चलते हैं, वही सेम बता दिया था। और इसकी भुजाओं के समानांतर है। 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कों के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। जो मैंने बताया था आपको वैसे ही है, एक बार चित्र के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। ये इस तरीके से एक पार्क है, ठीक है। इस पार्क के बारे में क्या बताया गया है, इस पार्क के बारे में ये बताया गया है कि इस पर 2 रास्ते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको बेहतर समझ आ जाएगा एक बार में। ये देखिए इस तरीके से है, एक आयताकार पार्क है। इस पार्क की जो लंबाई है वो 70 मीटर है, इस पार्क की जो चौड़ाई है ये वाली वो 45 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें 2 मार्ग हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं और इसके बीचों बीच है, एक ऐसे है एक ऐसे है। अब इस मार्ग की जो चौड़ाई है ना वो 5 मीटर है, ये यहां से भी 5 मीटर है, ये यहां से भी 5 मीटर है, ये यहां से भी 5 मीटर है और ये यहां से भी 5 मीटर है। और आपसे पूछा है कि इस मार्ग पर सड़क का निर्माण कराना है, और सड़क का निर्माण कराने का जो खर्च है ना 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च है 100 रुपए। तो आपसे पूछा है कि कुल खर्च बताओ कितना है। अगर मुझे पता चल जाए कि इनका कुल क्षेत्रफल कितना है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितने क्षेत्रफल पर हमने सड़क बनानी है। 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपए है, तो बस हमारा टारगेट है इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालना। अब अगर मैं पहले इस रास्ते की बात करता हूं, इस रास्ते की, तो ये आपकी कौन सी आकृति है, ये आपकी एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस रास्ते की लंबाई तो यही है पूरी 70, लेकिन चौड़ाई इसकी 5 है। इस तरीके से मैंने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया। ऐसे ही अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूं, इस रास्ते की लंबाई तो है 45 और चौड़ाई है 5। इस तरीके से मैंने दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन आप एक बात गौर करोगे, जब मैंने इधर से इसका क्षेत्रफल निकाला, ये बीच वाला हिस्सा तब भी आ गया, और जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला ये बीच वाला हिस्सा तब भी आ गया। कहने का मतलब ये जो बीच में हिस्सा बना हुआ है ना, ये 2 बार आ गया है। बीच में हिस्सा कैसा बना हुआ है, एक स्क्वायर का बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ये 2 बार आ गया है, और इस वर्ग की सारी भुजाएं 5 है। तो इसका मतलब इस वर्ग का एक बार क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार जुड़ गया है ये, तो इसमें से माइनस कर देंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 5 25।
इस तरीके से ये दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया है। इसको हल कीजिए एक बार। ये हो जाएगा आपका दोनों में से, चलो पूरा हल करो, छोड़ो। 7 5 35 350, ये हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 4 20 और 2 22 और -25। इसमें से इसको हल करेंगे तो यहाँ 200 बचेगा, ये इसमें जुड़ गया। तो 550 मीटर वर्ग मीटर आपका रास्ता है टोटल, इसका टोटल क्षेत्रफल है। और मुझे पता है 1 वर्ग मीटर का खर्च है 100 रुपए। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कुल खर्च आ जाएगा, और वो आ जाएगा 55,000 रुपए। और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब आपको शायद समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर को इतना दिखाता है। तो दो शहर मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच का वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, आपने ग्लोब देखा होगा या फिर आपने मानचित्र देखा होगा, उसमें आपको भारत और चीन बिल्कुल वहां नजदीकी नजर आ रहे हैं। अब वो इतनी दूरी पर है क्या? वो तो बहुत सारे किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उस मानचित्र में इतने नजदीक आपने कैसे देखे हैं? अगर आपने उसकी रेखाएं देखी हैं, मुझे याद नहीं है वो अक्षांश है या देशांतर है, जो ऐसी रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 111 किलोमीटर है। ये दूरी 111 किलोमीटर है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, लेकिन वहां तो वो नजदीक नजदीक है। तो कहने का मतलब मानचित्र पर दूरी को मान लिया जाता है अपनी तरफ से। अब यहां पर क्या किया गया है, ये बताया गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी ना, तो उसको 3 गुणा में, इसको देख लो आप कितनी जीरो लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 गुणा में 10 की पावर 7, बात एक ही है, बस उस जीरो को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, इतनी दूरी को दिखाता है उस मानचित्र में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि दो शहरों के बीच की दूरी है ना 4 सेंटीमीटर है, तो वो कितनी दिखाई जाएगी? तो आपने देखना है कि ये इसका कितना गुना हो गया है, ये इसका 4 गुना हो गया है, तो इधर भी इसको 4 गुना कर दो बस। तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 गुना में 10 की पावर 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। इसमें एक चीज हो सकती है वैसे जो मैंने इग्नोर कर दी है, वो है किलोमीटर। ऐसा क्या? अगर ये इधर सेंटीमीटर में है तो ये आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये किलोमीटर में आपने खुद से चेंज करना पड़ेगा। और किलोमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? ये वैसे हमारा आंसर आ गया था, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में है तो इधर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आपने अगर इसको किलोमीटर में बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? तो आप कर सकते हो 12 गुणा में 10 की पावर 7 बटे में, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 100 से और गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1,00,000 से। 1,00,000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये लीजिए, 1,00,000 का मतलब था 10 की पावर 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या हुआ, अगर बेस बराबर हो और भाग हो तो पावर आपस में घट जाती है। तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 10 की पावर 2, और ये आपका किलोमीटर में ये आंसर आएगा। सॉरी, ठीक है। और ये किस बात से पूरा मामला चेंज हो गया है? ये इस किलोमीटर से चेंज हो गया है। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया होता तो ये आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल टीम ने पिछले साल जीते गए 4 मैचों के मुकाबले इस साल 6 गेम जीते हैं, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पिछले साल 4 गेम जीते थे, अब की बार 6 जीत लिए हैं। तो आपसे पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है जी 2 गेम ज्यादा जीत लिए हैं। आंसर पूछे आपसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे निकाल लेंगे भाई? 2 गेम की वृद्धि होगी है, कितने से? 4 से, और इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये जाएगा 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 50% वृद्धि होगी है, उसका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये आपने सर जस्ट इसको ही हल करना है, ये बस बोर्ड मास से हल होगा। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपने ब्रैकेट्स हल करनी है, फिर ऑफ हल करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास, ठीक है। अब इसमें पहले जहां आपको डिवाइड नजर आ रहा है उसको हल करोगे, लेकिन साथ में पहले सब स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल की जाएंगी। और ब्रैकेट आपकी तीन प्रकार की होती हैं, सबसे बड़ी, बीच वाली और सबसे छोटी। तो पहले सबसे छोटी हल होगी, और सबसे छोटी है यहां पर। पहले इसको हल करेंगे, सिर्फ इसको। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, 6 + 6 कर दिया ना आपने, तो 6 + 6 12, और 12 भाग में 12 एक आ जाएगा, और वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड किया जाएगा, ये हो जाएगा 6 + में 6 बटे में 12। तो पहले इनको भाग करेंगे आपस में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। इसका मतलब इसको हल करके 13/2 आया है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खुल गई है, बाहर क्या है आपका, बाहर है डिवाइड, फिर आगे दिया हुआ है 6 + में 6, और ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। छोटी ब्रैकेट हटा दी हमने। अब आपको पता है इस डिवाइड को अगर मल्टीपल में बदलना है तो रूल क्या होता है, 6 + में 6, इस डिवाइड को अगर मल्टीपल में चेंज करना है ना, तो इसके बाद की फ्रैक्शन पलट जाती है, 2 ऊपर और 13 नीचे। ये हो गया आपका 6 + में 12/13। अब इसको अगर हल करें तो 13 × 6 = 78, 78 + 12 90, 90/13। इसको सॉरी, मैंने गलत ब्रैकेट लगा दी भाई, इसको हल करके आ गया है 90/13। अब ये यहां तक हल हो गया है। अब आगे है फिर डिवाइड में 6 प्लस में 6, और यहां पर लगी हुई है बड़ी ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे, वही रूल, अगर इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना है ना, तो ये पलट जाएगा 13 ऊपर 90 नीचे। अब ये इससे कट रहा है 15 × 6 = 90, तो 15 × 6 = 90 और 13 103, 103/15। अब ये यहां तक हल हो गया है, और आ गया है 103/15। बाहर है 6, 6 भाग में 103/15, ये आ गया है। इस भाग को अगर गुणा में बदलना है तो इसके बाद की फ्रैक्शन पलट जाएगी, ये लीजिए 15 × 6 = 90/103 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए, समझ आया होगा, बस बोर्ड मास के थ्रू हल करना है। बाकी आपकी स्पीड है, जितना आपकी कैलकुलेशन की स्पीड होगी उतना जल्दी हल कर दोगे। अभी तक हमने 2 पेपर हल किए हैं, बिल्कुल इजी थे, आसान थे। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये बताया गया है कि कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो गया। प्रिंसिपल 1 था, मिश्र धन 2 हो गया है, तो इसके बीच का अंतर आपका ब्याज होता है साधारण ब्याज, और वो आ गया है आपका 1 यूनिट। ये बात आपको समझ में आई। कोई धन 8 वर्षों में अपना 2 गुना हो गया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है आपसे। तो कोई धन 1 यूनिट था, वो 8 वर्षों में 2 गुना हो गया है। 2 गुना हो जाने का मतलब 2 गुना मिश्र धन हो गया है। तो ब्याज कितना है, इनका अंतर 1 यूनिट। तो कहने का मतलब 8 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 1/8, क्योंकि अगर 8 वर्ष का 1 यूनिट है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 1/8। आपने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप एक चीज याद करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100, और वो जो आपका ब्याज है वो 1 वर्ष का होना चाहिए, इसीलिए मैंने 1 वर्ष का ब्याज निकाला था। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में 100। तो डिवाइड में से 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/8 गुणा में 100 है, इसको इससे काटोगे तो 12.5% आ जाएगा, और ये आपकी दर है, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो लिखा है एज इट इज एक इक्वेशन बना लो। क्वेश्चन में बताया गया है कि 400 आम का क्रय मूल्य जो है ना, वो 320 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यही तो बोला गया है ना कि 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, कहने का मतलब ये आपस में बराबर है। बस इसको हल कर लो, 0 से 0 कट गई, 8 5 40, 8 4 32, ये हो गया सीपी गुणा में 5, 4 गुणा में एसपी। तो ऐसे में क्रय मूल्य आपका 4 यूनिट आ गया है और विक्रय मूल्य 5 यूनिट आ गया है। अब आप ये बताओ कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। आम आपने 4 यूनिट में खरीदा था, 5 यूनिट में बेच दिया, तो आपको लाभ हो गया है और 1 यूनिट का लाभ हो गया है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 यूनिट का लाभ हो गया कितने पर, 4 रुपए पर, गुणा में 100, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आंसर आपका 25% आ जाएगा और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है। यदि बी ए से 60% ज्यादा कुशल है, कहने का मतलब अगर ए 100% कुशल है ना, तो वो से 60% ज्यादा है, इसका मतलब 160% है। इसको आप रेशो में चेंज कीजिए, 0 परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ये जो एफिशिएंसी होती है ना, यही आपका वन डे वर्क होता है। यहां से मुझे पता चला ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बी द्वारा उसी कार्य को करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए काम को 24 दिन में करता है और एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 गुणा में 24, जो टोटल काम है ना आपका वो 120 यूनिट है। ठीक है, अब ये काम कराना है बी से, बी कितना टाइम लेगा। टोटल काम है हमारा 120 यूनिट और बी एक दिन में 8 यूनिट करता है। बस इसको हल कर दो, 8 एकम 8, बच गया है 4, 8 पंजे 40, 15 दिन में कर देगा बी। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार गठित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखो, एक वर्ग था ऐसे, ये जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी लंबाई में तो 30% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी। इस तरीके से अब ये आयत बन गई है। अब ये लेंथ होगी इसकी, ये ब्रेड्थ होगी। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज कैसे भाई, लंबाई 30% बढ़ा दी, चौड़ाई 20% बढ़ा दी। मुझे पता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलने वाला था। इसका क्षेत्रफल निकालने वाला था ए गुणा में ए, ये तो पता ही है आपको। आपके वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। इस भुजा को 30% बढ़ा दिया तो ये अपना 130% हो गई है। इस भुजा को 20% बढ़ा दिया तो ये 120% हो गई है। इस तरीके से हम एक बात समझ में आई कि ये सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है। पहले आपका लंबाई बढ़ गई, फिर चौड़ाई। तो अगर कोई चीज सक्सेसिव इंक्रीज हुई हो ना, तो उसका टोटल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो आप इस फार्मूले से, ए प्लस बी प्लस में ए गुणा बी बटे में 100। लंबाई बढ़ी 30%, चौड़ाई बढ़ी 20%, प्लस में लंबाई है 30%, चौड़ाई है 20%। ए और बी की वैल्यू पुट की, इसको हल किया, ये हो गया 50, ये हो गया 6। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना वो 56% बढ़ेगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल है ए, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए दे रखी है। त्रिज्या आर है भाई, ठीक है, त्रिज्या को मैंने आर ही मानना है। और परिधि सी है। परिधि कैसे निकलती है, परिधि निकलती है 2 पाई आर, ये दे रखी है सी। तो आपसे पूछा है तो निम्न में से क्या सत्य है, भाई कौन सी इक्वेशन सत्य है। वो पहले यहां से एक इक्वेशन बनाओ, मैंने इनको आपस में डिवाइड कर दिया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है, ये आ गया है आर बटे 2 बराबर ए बटे में सी। ठीक है, या तो एज इट इज ऐसी इक्वेशन आपको नजर आए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। देखो, आर बटे में 2 है
वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, इसमें यहाँ नजर आया r/2, लेकिन यहाँ इधर ये पलट गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये a गुणा में c, ये तो कभी भी नहीं होंगे आपस में गुणा, तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ है a बटे में r, तो इसको इधर लेके चले गए, तो c के बटे में 2 होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर बचा हुआ है। वैसे आप इसको हल भी कर सकते हो, मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, ये हो गया RC बराबर है 2a, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, और ऐसे में ये आपकी पहली इक्वेशन इसके बराबर आती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका HCF निकालना है इन 3 फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन है 5/6, 10/18 और 25/36। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि एचसीएफ निकालो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये आप याद रखेंगे। अब आपसे यहां पर पूछा है एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम। इनका एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। ऐसी कौन सी संख्या है आपकी जो 5 को भी, 10 को भी और 25 को भी भाग कर दे? वो क्लियर कट नजर आ रहा है, वो 5 ही है। ये होता है आपका एचसीएफ की डेफिनेशन। नीचे वालों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 6, 18 और 36 तीनों से भाग हो जाए। समझ रहे हो आप? एचसीएफ तो था वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को भाग करे, 5 को, 10 को, 25 को, तो वो तो थी 5। अब बोला गया है वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम के बारे में जो 6 से भी भाग हो जाए, 18 से भी भाग हो जाए और 36 से भी भाग हो जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 36। देखो 6 से भी भाग हो रहा है, 18 से भी हो रहा है, 36 से भी हो रहा है, तो आपका आंसर आ गया 5/36। ये लीजिए। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन से ही काम बन गया क्योंकि छोटी वैल्यू थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यहां से हल करना शुरू कर दो और ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनते हैं आपके। सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 169 जो है वो 13 का वर्ग है, तो यहां से अगर ये वर्गमूल हटेगा तो 13 आ जाएगा, और 13 प्लस में 36, और इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा हुआ है, इनको जोड़ूं तो ये 49 आ जाएगा, इसके ऊपर लगा हुआ है वर्गमूल, ये होता है 7 का वर्ग, तो ये भी हट गया, और बाहर वाला वर्गमूल आ गया 3018। इनको जोड़ा तो ये आ गया आपका 3025, इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, और ये बराबर है x के। एक एक वैल्यू को हल करते हैं हम आगे। अब 5 जिसके पीछे होता है ना, उसका वर्गमूल निकालना बड़ा आसान होता है, तो इस 25 की जगह तो रख दो 5। अब ये देखो किसके वर्ग के पास है, 30 5 के वर्ग के पास है, क्योंकि 6 का वर्ग तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 55 आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोला मतलब स्फेयर, ये ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल निकलता है ना गोले का, वो निकलता है आपका 4πr², और इसकी वैल्यू दे रखी है 616 वर्ग सेंटीमीटर। बस इसको हल कीजिए, 4 गुणा में 22/7 r² मैंने निकालना है, बराबर है 616। इसको हल कीजिए, 4 से काटा इसको, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 पंजे 20 बच गए हैं आपका 1, 4 चौके 16, 22 7 154, r² बराबर आ गया 7 गुणा 7 49। दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, r बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन है भाई, और पीआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चनों को आप थोड़े से ही परसेप्शन के साथ हल कर सकते हो। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, अगर आप उसको पूरा देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप लगभग 40 के आसपास स्कोर कर लोगे। ये मैथ में से है, टोटल स्टेट की बात नहीं कर रहा है, आपका 40 नंबर का मैथ आता है। यहां पर इसको हल करना है, हर एक डिजिट के बाद के ऊपर बार लगी हुई है डेसिमल के बाद, इस बार को हटाने का तरीका होता है इसके डिवाइड में 9 कर दो बस। अब बताओ क्वेश्चन में बचा क्या है, सभी का बेस इक्वल है, बस ऊपर वाले को हल कर दो, जो जोड़ है जोड़ लो, घटा है तो घटा लो, 6 और 7 13, 13 में से 5 गए 8, तो 8/9 आपका आंसर है। ये लीजिए, आप क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है बिल्कुल। द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, इसको आपस में अगर गुणा करूं मैं सभी संख्याओं को, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, ये पूछा है आपसे, तो सिर्फ इकाई के अंक को ही गुणा कर लो।
देखो 5 एकम 5, यहां से आ गया 5, 6 अठे 48, यहां से आ गया 8, इनको आपस में गुणा कर दो फिर, 8 5 40, तो इकाई का अंक आपका 0 आएगा। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है 700 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई बताओ क्या होगी। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब कोई ट्रेन मीटर में दूरी पार करती है, सुरंग पार करती है, कोई प्लेटफॉर्म पार करती है, कोई ब्रिज पार करती है, तो उसको वो तभी पार कर सकती है जब वो अपनी भी दूरी पार करेगी, क्योंकि जितनी उसकी प्लेटफॉर्म की या सुरंग की दूरी है ना, इतनी ही लंबाई उसकी खुद की भी है। तो ऐसे में वो उसको तभी पार करेगी जब अपनी भी दूरी को पार कर लेगी। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, जो 700 मीटर लंबी ट्रेन है ना, वो सुरंग को कब पार करेगी, उसको 700 मीटर तो अपनी दूरी पार करनी पड़ेगी और साथ में सुरंग की दूरी पार करनी पड़ेगी। इतना डिस्टेंस उसने तय करना पड़ेगा। और मुझे ये पता चला ये डिस्टेंस उसने 1 मिनट में तय किया है। ठीक है। और ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल को मीटर पर मिनट में बनाओ, उसका तरीका होता है इसको 50/3 से गुणा कर दो। 50/3 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर मिनट में बढ़ जाएगी। इसको इससे हल किया 24, 24 पंजे 120, चाल आ गई 1200 मीटर पर मिनट। ट्रेन जो है ना वो 1 मिनट में 1200 मीटर जाती है, और उसने सुरंग कितनी देर में पार की है, 1 मिनट में ही की है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने पार किया है ना, वो 1200 मीटर है। तो ये 700 दर्जा के घट गया, एल जो है वो आपको 500 आ गया। इसका मतलब सुरंग की दूरी 500 मीटर है। समझ आया? कुछ नहीं, चाल को मैंने मीटर पर मिनट में बढ़ाया 50/3 से गुणा करके, तो चाल बन गई आपकी मीटर पर मिनट में। 1 मिनट में ट्रेन जो है ना वो 1200 मीटर की दूरी तय करती है, और 1 मिनट में उसने सुरंग पार कर दी, और सुरंग पार करने के लिए दूरी पार करनी थी उसने एल प्लस 700। इसका मतलब यही 1200 के बराबर है। एल की वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से हमने अपने 3 पेपर पूरे कर लिए हैं। थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि 50 क्वेश्चन हल कराने हैं, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड को डाउन कर दूंगा तो आप वीडियो को छोड़कर भाग जाते हो। ऐसे में क्या होता है आप ये भी समझें, अगर कोई स्टूडेंट वीडियो को छोड़ के चला जाता है ना, तो उसको पता नहीं है इसके बैक एंड पे कितनी मेहनत हुई है आपके लिए, और आपको क्या लगता है कि टाइम लग रहा है, छोड़ देते हैं, और फिर आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है ना, उसका ढंग से यूटिलाइजेशन किया करो। अभी टाइम है 6 से 7 हर रोज घंटे पढ़ने का। ऐसे में, और हम क्या गलती करते हैं, एक चीज और बता दूं आपको, जिन स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है ना, वो उन्हीं पे लगे पड़े हैं। जो नहीं आते ना, वहां पर सबसे कम तैयारी करते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो आपको नहीं आता उस पे टाइम लगाइए, तब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि √6 में इनफाइनाइट टाइम है, तो इसका हल क्या होगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहां बीच में प्लस है तो आप इसके ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 6 के फैक्टर हो सकते हैं 3 और 2, इनकी आपस में गुणा करो तो 6 आएगा। अगर यहां बीच में प्लस है तो बड़े वाला आंसर, अगर इनके बीच माइनस होती तो छोटे वाला आंसर हो जाता। बस ये बात आप नोट कर लें। इसका मतलब अगर इसके बीच में प्लस है तो इसके फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, इनके बीच का अंतर 1 है, अगर प्लस है तो बड़े वाला आंसर है। ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। अगर समय 2 वर्ष है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का एक फार्मूला है हमारा। अगर समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का फार्मूला होता है P/R/100 की पावर 2। बस ये फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन है आपका 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और डिवाइड में 100, और बाहर पावर है 2। 5 से इसको काटे 20, 1/20 की पावर 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा। 4,000 गुणा में 1/400, इसको काटा तो ये आ गया आपका 10। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष का 10 है। बस इस फार्मूले से ही आप हल कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, जो बोल रखा है एज इट इज लिख दो।
12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बस अगर ये कट रहे हैं तो किसी से काट दो। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो ऐसे में 4 गुणा में विक्रय मूल्य और 5 गुणा में क्रय मूल्य आ गया है। ऐसे में विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है। कोई वस्तु आपने 4 यूनिट में खरीदी और 5 में बेच दी तो आपको 1 यूनिट का लाभ हो गया है। प्रॉफिट परसेंट ही पूछा था आपसे, तो प्रॉफिट परसेंट होता है क्रय मूल्य लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, और ये आ गया आपका 25%, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस इक्वेशन को हल करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 80 का अगर मैं 30% निकाल लूं तो ये हो जाएगा 30 बटे में 100 गुणा में 80, इसके डिवाइड में है x और बराबर है 24। तो ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। 24 बटे x बराबर आ गया है 24। तो 24 से 24 कट गया, 1 बराबर आ गया है x की वैल्यू आपकी 1 है, और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वो 6 की फॉर्म में लिखा हुआ था, ये 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। बोर्ड मास पहले ये कहती है, पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर ओप को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, फिर आपके ऐड को, और फिर सबट्रैक्ट को। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2/3 डिवाइड के लिए, 3 दूनी 6 और 2 8। इसको हल करके आ गया है 8/3। अब आगे है डिवाइड में 2 प्लस में 2, अब है बीच वाली ब्रैकेट, इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2, इस भाग को गुणा में चेंज करने के लिए पलट जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 3 11, इसको हल करके आ गया 11/4। इसको यहां तक के को हल करके आ गया 11/4। अब बाहर है डिवाइड, डिवाइड 2 प्लस में 2, और अब है यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, इसको भी ऐसे ही हल करो। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2, भाग को गुणा में पलट, इस भाग को गुणा में चेंज करने के लिए इसको पलट दिया। ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 22 और 8 30, ये आ गया आपका 30/11। अब यहां तक के हल करके इसको 30/11 आ गया। अब बाहर है डिवाइड में 2, इस तरीके से इसको मल्टीपल में चेंज करना है तो 2 गुणा में 11/30 हो जाएगा। 2 से इसको काट दिया तो 11/15 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है बस। एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान संख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। इसको हम करते हैं सीरीज मेथड से। ये मैंने कई वीडियोस में बताया है अपनी, ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के हम सीरीज मेथड से हल कर सकते हैं। मैंने ये मान लिया कि शहर की जनसंख्या पहले थी ए, 1 वर्ष के बाद होगी बी, 2 वर्ष के बाद होगी सी, 1 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ी 5%, दूसरे वर्ष के भी बाद जनसंख्या बढ़ी 5%, और 2 वर्ष के बाद इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4410 हो गई है। स्टार्टिंग में कितनी थी आपसे ये पूछा है। इसको कैसे हल करना है, स्टार्टिंग में थी आपकी जनसंख्या ए, 1 वर्ष में कितनी बढ़ी 5%। अगर आपने 1 वर्ष के बाद की जनसंख्या निकालनी है ना, तो अगर बढ़ी है तो उसको 100 में जोड़ दो, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड में 100। अब ये 1 वर्ष के बाद की जनसंख्या आ गई है, इट मीन्स ये बी आ गया है। अब आपने बताना है अगले वर्ष के बाद, अगले वर्ष के बाद फिर 5% बढ़ गई है, तो क्या होगा, अगर बढ़ गई है तो 100 में जोड़ दो, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100। अब ये वैल्यू आ गई है सी की, और इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 4410। बस अब आप इसको हल कर लो। ये हो जाएगा आपका 5 से काटा 20, 5 से काटा 21, 5 से काटा 21, 5 से काटा 20, 21 गुणा 21 441, यहां पर आ गया 10, 20 और 20 400 गुणा में 10 4000। तो पहले जनसंख्या शहर की 4000 थी, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तय करने के लिए, ये गलत है, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फेंस ए स्क्वायर फिक्स्ड 36 पोल्स वर यूज्ड।
एक आपका एक वर्ग है, उसके चारों ओर फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग मतलब बाड़ लगानी है। और वो बाड़ कैसे लगाई जा रही है? पोल लगा लगा कर। और कितने पोल लगाए गए हैं? 36 पोल लगाए गए हैं। इस वर्ग को कवर करने के लिए इसके चारों ओर 36 पोल लगाए गए हैं। और आपको बताया गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल इज 6 मीटर। दो पोल के बीच की दूरी आपकी 6 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब हम फेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले पोल कहां लगाएंगे? सबसे पहले चार कोणों पर पोल लगाएंगे इसके। ये लीजिए, चार पोल लग गए इसके कोणों पर। ठीक है, टोटल थे मेरे पास 36 पोल, चार मैंने कोणों पर लगा दिए। अब आपके पास 32 पोल बचे हुए हैं। और इसकी दीवारें कितनी है? 4 है। तो 4 से इसको भाग कर दिया। मुझे पता चला हर दीवार पर या हर भुजा पर 8-8 पोल लगाने हैं। 8 पोल लगाए जाएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे बाकी सब में भी लगाए जाएंगे। और साथ में ये बताया गया कि दो पोल के बीच की दूरी आपकी 6 मीटर है। तो इसकी भुजा निकालो कितनी होगी। एक बात आप ध्यान रखें, छोटा सा पैटर्न समझिए। दो पोल हैं, 1 और 2, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 मीटर। क्वेश्चन में बताया गया है ये बात। अब अगर पोल 3 हो, पोल अगर 3 हो तो 6 और 6 दूरी होगी 12। अगर पोल 2 थे तो आई दूरी 6। अगर पोल 3 हो गए तो दूरी आ गई 12। अगर पोल 4 हो, 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएगी? 18। मैंने एक चीज नोट की, जब दो पोल थे तो मैंने 6 को गुणा किया 1 से। जब पोल 3 थे तो मैंने 6 को गुणा किया 2 से। जब दो पोल थे तो 6 को मैंने 1 से गुणा किया। और जब पोल 3 थे तो 6 को मैंने 2 से गुणा किया। जब पोल 4 थे तो मैंने 6 को 3 से गुणा किया। तो इट मींस अगर इस लाइन में जितने पोल लगे हुए हैं उससे एक कम अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दूरी कितनी है। यहां से यहां तक 8 तो पोल बीच में लगे हुए हैं और 2 पोल बाहर लगे हुए हैं। इट मींस टोटल पोल इसमें 10 लगे हुए हैं। और दूरी निकालने का तरीका क्या है? जितने पोल उसमें से एक कम कर दो। पोल हो गए आपके 9 और दो पोल के बीच की दूरी है 6, तो 9 छीका 54। कहने का मतलब जो आपका वर्ग है ना उसकी भुजा 54 है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा भुजा गुणा भुजा, 54 गुणा 54 आपका आंसर रहने वाला है। तो ये जाएगा आपका 50 से ज्यादा 4, 4 चौके 16, इसका आधा किया 4 जोड़ दिया तो 2916 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया है। बस एक हैक यही था कि जितने पोल लगे हैं उससे एक कम करके आप उनके बीच की दूरी से गुणा कर दो, भुजा की लंबाई आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 की पावर n बराबर है 64। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 होता है आपका 2 की पावर 6। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। यहां तो क्या हुआ? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहां तो आ गया 2 की पावर n। अगर पावर के ऊपर पावर लिखी हो तो वो आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, बेस अब बराबर है तो n की वैल्यू आ गई है 12 और यही मैंने निकालनी थी। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है यदि m एक वर्ग संख्या है, m एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगली निकटतम वर्ग संख्या क्या होगी? इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। इफ m इज ए स्क्वायर नंबर, m एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? एक छोटा सा दिमाग लगाइए आप। मैं ये कह रहा हूं कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए आप क्या है। अब आपको पता है ये 6 का स्क्वायर है, आप 7 का स्क्वायर 49 लिख दोगे। लेकिन यहां तो मुझे पता नहीं ना m कितना है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये है आपका 6 का वर्ग, अर्थात आप इसका वर्गमूल कर रहे हो और तो कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। फिर आप क्या करोगे? फिर इसमें 1 जोड़ोगे, ये आ जाएगा 7 और 7 का वर्ग अगला आपका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऐसे ही करेंगे हम, सेम ऐसे ही यहां पर करते हैं। m अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पहले मैं देखता हूं ये किसका वर्ग है, तो मैंने इसका वर्गमूल कर दिया, ये हो गया स्क्वायर रूट m। 36 था उसका वर्गमूल किया 6 आ गया। उससे अगली संख्या होगी m प्लस 1 और इसका वर्ग करेंगे, ये हमारा आंसर होगा।
ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर 2, तो a की 2 यानी कि m की 2 प्लस 2ab 2 रूट m और प्लस में b की 2 यानी कि 1। ये आपका आंसर है, m की 2 प्लस में 2 रूट m प्लस में 1। ठीक है, बस इस पैटर्न से आपको समझ आया होगा। अब ये वही क्वेश्चन आ गया है, इसके फैक्टर करने हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले इसको इसकी सही फॉर्म में लिखो। सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर और फिर कांस्टेंट। इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? अब यहां पर x के साथ कुछ और गुणा में हो रहा है, तो पहले इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा कर लो। ये हो गया -12। ठीक है, और बीच में है -1। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप यहां क्या मानोगे? -1। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी गुणा करूं तो -12 आ जाए और जोड़ करूं तो -1 आ जाए। वो क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा। वो है -4 और +3। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं तो -1 आ जाएगा, अगर मैं इनको गुणा करूं तो आपका -12 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? पहली बार तो हम डायरेक्ट लिख रहे थे क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट गुणा नहीं हो रहा था एक के सिवा। अब इन दोनों को यहां पर लिखना पड़ेगा, इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो मैंने -2x की 2 ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये लिखने हैं मैंने, एक तो लिख दिया -4x, एक लिख दिया +3x और एक प्लस में 6। मैंने इस बीच वाली टर्म को दो टर्म में तोड़ दिया। देखो इसको लिख दिया मैंने -4x +3x। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो -x ही आएगा। अब दो दो के पेयर बनाओ और उनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो। इसमें से कॉमन आ रहा है आपका -2x, -2x कॉमन लिया, यहां से x बच गया है और यहां से बच गया है 2। ठीक है, इसमें से कॉमन आ गया 3, अंदर बच गया x प्लस में 2। अब इस पूरे में से कॉमन आ गया x प्लस में 2, x प्लस में 2 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद बच गया ये -2x पीछे लिख दो, +3 और -2x। ये हो गए इसके फैक्टर। बस ये मैच कर लो कहां पर है। 3 - 2x देखो कहां पर है, 3 - 2x यहां पर है और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। इसको हल करना है, इसको हल करने का तरीका होगा, सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्वायर करो। इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो ये तो आपका एक रूट हट गया इससे, ये आ गया 1 प्लस में √1। इसको हल करो अंदर वाले को यहीं पे, ये हो जाएगा आपका 2401, 2401 एकम 2401 माइनस में 2176 बराबर है। इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस में x बटे में 7 इसका वर्ग, ऐसे हो गई। इसको हल करेंगे तो 7 का वर्ग प्लस में x का वर्ग प्लस में 2ab, नीचे आ गया 7 से 49। अब मैंने देखा कि इसको वर्ग करके ये आ गया, यहां पर इसका वर्गमूल हटाया तो ये आ गया, एक को उधर भेज दिया, इनको आपस में घटाया, 11 में से 5 गए, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 23 में से 21 गए 2 और बटे में 2401। इसके ऊपर वर्गमूल, ये एक उधर चला गया, ये आ गया 49 प्लस में x की 2 प्लस में 14x बटे में 49 और माइनस का 1, ये एक उधर चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं 49 एलसीएम लूंगा तो ये उधर जाके गुणा होगा, ये 49 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की 2 प्लस में 14x बटे में 49, ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा और छोटा कर सकते थे हम, थोड़ा और छोटा कर सकते थे इसको। चलो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका वर्गमूल हटाना चाहता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऊपर है 15 का वर्ग और नीचे है ये 49 का वर्ग। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, चलो हल ही हो गया, ये तो ये उधर चला गया, ये हो गया आपका x की 2 प्लस में 14x माइनस में 15 बराबर 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी गुणा करूं तो -15 आ जाए और जोड़ करूं तो 14 आ जाए। तो ऐसा हो सकता है प्लस का 15 और माइनस का 1,
अगर मैं इनको आपस में गुणा करूंगा तो माइनस का 15 आएगा, इनको जोड़ूंगा तो प्लस का 14 आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उनको डायरेक्ट एक्स के साथ लिखो, एक्स प्लस 15 और x माइनस 1 बराबर है 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो माइनस का 15 आ गई और एक आ गया 1। अब इसको पूरे को देख के वैसे आपको आइडिया लग गया होगा माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। थोड़ा सा इसको ज्यादा हल करना था, वो आपको हल करके भी बताया। कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर होंगे। 4 पेपर हल कर दिए हमने, अब बचा हुआ हमारा लास्ट पेपर। देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। अगर क्वेश्चन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का आता है तो एक रेशियो याद रखना है आपने, साइड का, हाइट का, सरकम रेडियस का, इन रेडियस का। अगर आपकी साइड ए होगी तो हाइट हो जाएगी √3/2a, आपकी सरकम रेडियस हो जाएगी a/√3 और आपकी इन रेडियस हो जाएगी a/2√3। ये आप याद रखोगे, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन यहां से हल हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है सिर्फ भुजा का और ऊंचाई का, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो a से a कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो आपका आंसर आ गया 2 अनुपात √3 और इसका आंसर है आपका ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और b का औसत है 20। अगर दो संख्याओं a और b का औसत 20 है तो उसका योग कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, a और b का योग आ गया 40। b और c का औसत है आपका 19, तो योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 38। c और a का योग है 21, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, इनका योग आ जाएगा 42। ठीक है, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इसमें 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 8 और 2 10, ये होगा 4 और 3 7 और 4 11 और 1 12, 120 हो गया। 2 से इसको काट दिया, a प्लस b प्लस c आ गया आपका 60। अब आपसे पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए, मुझे पता है b और c का मान 38 है, तो इसमें से अगर 38 घटा दूं तो a का मान आ जाएगा और a का मान आ गया आपका 22 और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप लिखोगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको हल करो, 5 3 15, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में सीपी बराबर 4 गुणा में एसपी। तो आपका क्रय मूल्य 4 आ गया और विक्रय मूल्य 3 आ गया। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल गया, आपका क्रय मूल्य 4 है, आपने वस्तु 4 में खरीदी थी और 3 में बेच दी, तो आपको 1 रुपए की हानि होगी। हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, हानि प्रतिशत आ गया आपका 25% और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी जब वह 7 वर्षों में खुद की 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 की पावर 1 7 वर्षों में हो जाती है। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसका जो मिश्र धन होता है ना, वो एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। कहने का मतलब, अगर 3 की पावर 1 वो 7 वर्ष में हो रहा है ना, तो 3 की पावर 2 14 वर्षों में हो जाएगा। अगर इधर एक पावर बढ़ी है तो उतने ही साल बढ़ जाएंगे। अगर 3 की पावर 3 हो जाएगी ना, तो फिर 7 वर्ष और हो जाएंगे, 21 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने पूछा कि 27 गुणा कितने समय में हो जाएगी, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, और कितना समय लगेगा, 21 वर्ष, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि y का x% 100 है, y का x% 100 है, ठीक है, और z का y% 200 है। तो मैंने देख रहा हूं मैं इसको, अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो अब ये भी 200 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब ये भी 200 के बराबर है, ये भी 200 के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 2 गुणा में y गुणा में x परसेंटेज हटा दिया बटे में 100 बराबर है z गुणा में y बटे में 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी, y से y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर आ गया आपका z। आपने यही बताना था कि x और z के बीच क्या संबंध है, z बराबर है 2x के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आपने हल करना है तो इसको पहले गुणा कर लीजिए। मैंने इस अंदर वाले को गुणा किया, ये हो जाएगा 5 5 25। गुणा करते समय डेसिमल जुड़ जाते हैं, इसमें एक के बाद, इसमें दो के बाद, तो इसमें 3 के बाद लगेगा आपका, और गुणा में है आपका a, और इसके ऊपर लगा हुआ है वर्गमूल। इनको गुणा किया 5 5 25, और गुणा करते समय डेसिमल जुड़ जाते हैं, इसमें लगेगा 2 के बाद, और ये हो गया b का वर्गमूल। इस वर्गमूल और इस वर्गमूल को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहां तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, यहां आ गया 0.025 गुणा में a, यहां आ गया, इसका वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। जब वर्ग करते हैं डेसिमल डबल हो जाते हैं, तो ये 2 था, 4 के बाद लग जाएगा आपका, और b का वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करते समय। आपसे पूछा था कि a बटा b बताओ, तो a तो यहां पर है ही, b को इधर ले आया, इधर था 0.0625, ये डिवाइड में चला गया 0.025। डेसिमल को बराबर करने के लिए मैंने एक जीरो लगा दी, अभी आपस में डेसिमल कट जाएगी। इसको हल करते हैं, 25 25 625, 25 से कम 25, अब 5 से काट दिया, 5 5 25, 5 दूनी 10, इसको मैं बोल सकता हूं 2.5, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा। कोई भी आपका बहुभुज होता है, उसके अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा में 180। n है यहां पर भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या है आपकी 10, 10 - 2, और आप 180 को पाई भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 100 में 10 में से 2 गए 8, ये हो गया आपका 8 पाई, और यही आपका आंसर है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर मैं इसकी यहां से चाल निकाल दूं तो चाल क्या आ जाएगी, चाल होती है आपकी दूरी बटे में समय, इतनी चाल आ गई उसकी। लेकिन उसने क्या किया, 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तो तय की, लेकिन दो अलग अलग पार्ट में की। आंशिक मतलब पार्टली, आंशिक रूप से पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के, कुछ तो पैदल चला वो, और पैदल चलने की चाल थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद और आंशिक रूप से साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ चला वो साइकिल पर, वो थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आगे बोला गया, तो पैदल तय की गई दूरी क्या होगी। यहां पर एलिगेशन लगाना है, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग पार्ट में किस चाल में तो उसने दूरी तय की है, वो भी है, और पूरी दूरी की भी चाल है, वो है 80 बटे में 7। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए तीनों को 7 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपका 80 बच गया, यहां तो यहां हो गया 8 7 56, यहां हो गया 16 7 112। अब एलिगेशन लगाएंगे, 112 में से 80 चले गए 32, 80 में से 56 चले गए, ये बच गया आपका 24, इनको काट दो, 8 चौका 32, 8 3 24। ये नीचे वही आता है जो इस चाल में नीचे है, चाल में क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका समय आ गया है। कहने का मतलब पैदल चला 4 घंटे, साइकिल पर चला 3 घंटे। अब उसने पूछा है कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की, पैदल की चाल है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 4 घंटे पैदल चला, तो इसका मतलब उसने 32 किलोमीटर की दूरी तय की, और आपका आंसर आ गया है 32 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण द्विभाजक द्वारा गठित चतुर्भुज। कहने का मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपकी। एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, अगर इसके कोणों के बाइसेक्टर से एक वो बनाए हम, ये कुछ ऐसी बनेगी भाई, कैसे बनाए इसको, ये ऐसी बनेगी इस तरीके से। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल के बाइसेक्टर से जो चतुर्भुज बनती है वो कौन सी चतुर्भुज बनेगी, ये साइक्लिक है, इसके अंदर भी साइक्लिक ही बनेगी, इसका आंसर होता है आपका ये। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और जिन दो चतुर्भुज के आमने सामने के
कोणों का योग 180 होता है उनको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर भी आपकी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके कोणों का आधा करने पर जो अंदर चतुर्भुज बनेगी वो भी आपकी साइक्लिक ही बनेगी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एक, इसमें दिया गया है कि tan a प्लस साइन a बराबर है m। ये है आपका tan a, उसको इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, tan a माइनस साइन a बराबर है n। ये m के बराबर है, ये n के बराबर है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर निकालना है, n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है m प्लस n के और m इंटू m माइनस n के, इसके बराबर होता है। a की 2 माइनस b की 2, एक बार जोड़ एक बार घटा, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 tan और इधर हो जाएगा m प्लस n। अगर इनको आपस में घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब की बार 10 कट जाएगा, 2 साइन ए बराबर आ जाएगा m माइनस n। तो इनको अब गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 tan ए साइन ए बराबर आ गया आपका m की 2 n की 2। तो m की 2 और माइनस n की 2 बराबर आ गया 4 tan ए साइन ए। अब एक बात आप गौर फरमाएंगे कि tan a प्लस साइन ए बराबर था m की, tan a माइनस साइन ए बराबर था n की। एक बार इनको जोड़ा तो ये आ गया, एक बार घटाया तो इनको ये आ गया, इनको गुणा किया तो ये आ गया। तो m की 2 माइनस n की 2 बराबर है 4 tan a साइन ए। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, सारे ऑप्शन m और n की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं mn और निकाल लूंगा, m और n का मतलब क्या है, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया है आपको कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है tan स्क्वायर a साइन स्क्वायर a के, ये आपस में गुणा हो जाएगी और बराबर है mn। ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट कर दिया, mn बराबर आ गया है tan a इंटू साइन ए। मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में गुणा किया तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2, और इधर हो गया m गुणा n। फिर क्या किया, ये tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है tan स्क्वायर a गुणा में साइन स्क्वायर a के बराबर होता है ये। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ रूट कर दिया तो रूट mn बराबर आ गया है tan a साइन a। लेकिन मैंने किसकी वैल्यू निकालनी थी, 4 की, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दिया, ये लीजिए। तो एक्चुअल में ये इसके बराबर है 4 अंडर रूट mn। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको पिछले 5 साल के मैथ के सेक्शन पूरे डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चों को पसंद आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।